इसमें जो हमारा ना एक्शन रिसर्च, बेसिकली हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टॉपिक जो है ना वो एक्शन रिसर्च पे बेस कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो हम उसी पे काम करेंगे। अब देखें, जो स्टीफन कोरे है डिफाइंस एक्शन रिसर्च एज it is a process in which teachers try to identify the problems being faced by the students in classroom and solve them in scientific way for the betterment of learners। ठीक है, ये 1953 में, मतलब बहुत पहले उसने ये एक्शन रिसर्च की डेफिनेशन दी थी कि इसमें क्या करते हैं टीचर्स। अब मेन बात आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं पॉइंट बताऊँ आपको कि अब आप देखोगे कि रिसर्च करता कौन है, ये रिसर्च करता है भी टीचर्स करते हैं जो क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, और उसने रिसर्च करनी किस चीज़ पे है, अपने स्टूडेंट्स पे करनी है। किस पे करेंगे, स्टूडेंट्स पे रिसर्च हो रही है। और कहाँ होगी रिसर्च, वो रिसर्च होगी जी क्लासरूम में, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा साइंटिफिक वे में। साइंटिफिक वे होता है, सिस्टमेटिक वे होता है, जिसमें कि डिफरेंट स्टेप्स पे काम हो रहा होता है, कि स्टेप बाय स्टेप होता है। अब कुछ साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं, कुछ कभी पढ़े हैं, सुना है उन बारे में? साइंटिफिक जो रिसर्च होती है ना, सॉरी साइंटिफिक मेथड, सिस्टमेटिक वे ऑफ, उसमें थोड़ा सा ना, हाँ एक्शन जो होती है ना वो असल में होती क्लासरूम में है, ये टीचर्स ही करते हैं। आपने करनी है, स्टूडेंट्स भी किसी हद तक कर सकते हैं, लेकिन जो हम देखें ना सिनेरियो हमारा क्या है कि असल में टीचर्स कर रहे होते हैं, एजुकेशनिस्ट करते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स हैं वो कर सकती हैं। हाँ वो एक्शन नहीं ना होती, वो फिर हमारे साथ इधर नहीं होती, ट्रैफिक पुलिस वो उनकी अलग से टर्म यूज़ होती है, फिर वो किसी और सेंस में चली जाती है। अब जब साइंटिफिकली की बात कर रही हूँ ना मैं, उसमें आप देखो कि सबसे पहले ना प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। एक पहला स्टेप ये हो जाता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम करने के बाद आपने उस पर डाटा कलेक्शन करनी होती है। फिर 4 या 5 स्टेप्स होते हैं, अब वो पूरे उसमें तो नहीं, मैं आपको थोड़ा सा मैं ओवरऑल ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे क्या करना होता है, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आपने देखना है कि इस प्रॉब्लम को इससे रिलेटेड डाटा आपको कैसे मिलेगा, मतलब आपने उसकी मेथडोलॉजी फाइंड आउट करनी है। उसके बाद जब मेथडोलॉजी आप कंसिडर कर लेते हैं, देन आप उस पर डाटा कलेक्ट करते हैं, और जब डाटा कलेक्शन हो जाती है देन आप उस सारे डाटा का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किया जाता है, जब एनालिसिस हो जाता है तो उसके बाद आप कुछ रिजल्ट्स लेकर आते हैं सामने। तो ये तकरीबन 5, कहीं कहीं 6 दिए होते हैं, कहीं कहीं 5 होता है। तो ये जो उसके स्टेप्स हैं ना, ये वो हैं, ठीक है ना। समझाया तो जाता है, लेकिन ये कि इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को लेके चलते हैं। अब देखो एक और इसकी एक्शन रिसर्च की डेफिनेशन है, अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू नो। अब सिस्टमेटिक क्यों कहा इसको, क्योंकि इसमें स्टेप है कि नंबर 1 पॉइंट पे हम ये करेंगे, नंबर 2 पॉइंट पे हमारा ये काम है, थर्ड पे हमारा ये काम है, मतलब हमने उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलना है। तो वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बन जाएगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्कूल, स्कूल में क्या हो रहा है, एंड टेक एक्शंस, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने एक्शन लेना है टू मेक इट बेटर प्लेस टू लर्न, स्टूडेंट्स के लिए बेहतर उसको बनाएं कि ताकि बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव हो। अब ये टीचर कर सकते हैं, हेड टीचर कर सकते हैं, एजुकेशनिस्ट कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च असल में ना ये होती है क्लासरूम रिसर्च, इसे कहा जाता है कि क्लासरूम में हो रही होती है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि इसमें टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। ठीक है जी, हो गया क्लियर, इतनी बात हो गई क्लियर। अब देखो पर्पज़ क्या एक्शन रिसर्च का। नंबर 1 पर्पज़ ये कि फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स प्रैक्टिस, टीचर्स की प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है। अब टीचर्स की प्रैक्टिस क्या है कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको पता चले कि कहाँ कहाँ हमारे जो उसमें मैथडोलॉजी में प्रॉब्लम है, कहाँ हमारा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ ठीक नहीं है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उन प्रैक्टिसेस को बेहतर करने के लिए किया जाता है। फिर दूसरा इसका पर्पज़ ये है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ लर्नर, जो हमारे लर्नर्स हैं, जाहिर सी बात है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस कामयाब तभी होता है जब टीचिंग बहुत इफ़ेक्टिव वे में हो और बच्चों की लर्निंग भी इफ़ेक्टिव हो। इफ़ेक्टिव का मतलब इस तरह से कि जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, वो बच्चे समझ लें, और फिर जो आपने समझा दिया बच्चे उसको यूटिलाइज़ भी कर सकें। ठीक है ना, बच्चों की लर्निंग जो है वो बेहतर हो सके। टू मेक
देम एनेबल टू लर्न मोर, ताकि बच्चे ज़्यादा सीखें बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करके। ठीक है जी, दो बातें ये बस समझ में आई कि टीचर्स की प्रैक्टिस बेहतर होगी। नंबर 2 पे कह रहे हैं कि जी लर्नर्स की प्रैक्टिस बेहतर होगी। फिर कहा जाता है कि इट हेल्प्स द टीचर्स टू इवैल्यूएट हिम और हर एंड टू इम्प्रूव हिज हर टीचिंग टेक्निक्स। अब ये देखो कि एक बात हुई कि एक्शन रिसर्च ये थी कि टीचर्स अपने यहाँ पे भी रिसर्च कर रहा होता है उस वक्त खड़ा होकर वहाँ पे, ताकि उसे पता चले कि मेरी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं क्या वो वैल्यूएबल हैं, क्या वो काम कर रही हैं, क्या वो बेहतर हैं या नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हम जब अपने बीइंग अ टीचर ख़ुद को भी देखें तो हम बहुत सी चीज़ों को छोड़ने पे तैयार नहीं होते। हमें कोई नया मेथड बताया जाए कि जी आपने इस तरह से काम करवाना है, तो अब ये देखो ना, ये हर बंदे की है। एक रिफ्लेक्टिव एटीट्यूड सब में होना चाहिए। ये नहीं मैं कहती कि जी अगर मैं टीचर हूँ तो जी मेरे में कोई फॉल्ट नहीं है। हमें फ़ीडबैक लेना होता है स्टूडेंट्स से, और अगर आपको कोई किसी किस्म का कोई पॉइंट मिलता है कि जिसमें आप अपने मेथडोलॉजी में, अपनी टेक्निक्स में बेहतरी ला सकते हैं, तो उसको ज़रूर अडॉप्ट करें। फ़ीडबैक ज़रूर लें स्टूडेंट से, क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं लेंगे ना तो आप अपने आप को बेहतर समझते रहेंगे, और बाज़ दफ़ा वो जो बेहतरी समझना होता है ना, वो कहीं दूसरी तरफ काम नहीं कर रही होती वो तमाम टेक्निक्स। तो यहाँ पे इसका मकसद ये भी होता है, लेकिन अगर ये नीयत के साथ की जाए एक्शन रिसर्च। बाज़ दफ़ा अगर ऐसा हो कि आपने एक्शन रिसर्च की अपने ही किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, और आपका प्रॉब्लम सामने आया जिसमें आप एक टीचर को पता चल रहा है कि मेरे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये हैं, मेरी टेक्निक्स जो टीचिंग टेक्निक्स थी, जो मेरा मेथड था, उससे बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव नहीं हो रही, बल्कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं क्लास में, तो वो रिज़ल्ट्स को चेंज भी कर देते हैं अगर वो ईमानदारी से ना की जाए। ठीक है ना। तो इसका बेस्ट वे ये है कि जब रिसर्चेस की जाती हैं तो आप उसमें अनबाइस्ड हो जाएं, कि अपनी जो थिंकिंग है ना, या अपनी कोई भी आपकी एहसासात हैं, आपके फीलिंग्स हैं, उन चीज़ों को शामिल ना करें उनके अंदर। उसके बाद कह रहे हैं कि जी हेल्प्स टीचर्स टू एक्वायर मोर नॉलेज, ताकि टीचर्स नॉलेज हासिल करें। टीचर्स कहते हैं हमने मास्टर्स कर लिया, हमने एमफिल कर लिया, पीएचडी हो गए हैं, अब हमें किसी लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम डे टू डे लाइफ में हर वक्त हमें लर्निंग की ज़रूरत होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह चेंजिंग्स हो रही हैं चीज़ों में, तो उन चीज़ों के साथ हम जब लर्न करते जाते हैं ना, चीज़ें बढ़ती जाती हैं। ज़्यादा नॉलेज चाहिए, हमारी स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए। पहले कंप्यूटराइज्ड दौर नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, ठीक है ना। अब ये कि स्किल होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको अपने गैजेट्स को यूज़ करना आना चाहिए। फिर क्वालिटीज़ फॉर देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से उनमें से आप जो है वो बातें करेंगे कि किस तरह से उन क्वालिटीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं, देखिए ना, और वो तमाम तब सामने आती हैं जब आप एक बिल्कुल अनबाइस्ड होके अगर रिसर्च कर रहे हैं अपनी ही क्लास में, तो वो चीज़ें तब आपके सामने आती हैं। बहुत से फ्लॉज आते हैं सामने। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि जी मेक द स्कूल इन्वायरमेंट मोर कंफर्टेबल। स्कूल इन्वायरमेंट को कंफर्टेबल, अब हम कंफर्टेबल इस तरह समझ रहे होते हैं कि जी वहाँ पे आपको फ़ैन मिले हुए हैं जी, लाइट का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। नो डाउट ये तमाम चीज़ें कंफर्टेबल हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे कहते हैं ना, वो हैरेसमेंट और बच्चों को जो डराना धमकाना, मार पीट, इस किस्म की एक्टिविटीज़ ना हो। बच्चे जो हैं वो आपकी लर्निंग में वो तो इंजॉय करें उस लर्निंग को। अगर आप उनको पढ़ा रहे हैं तो वो इंटरेस्ट क्रिएट हो उनका उसमें। ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। फिर प्रोफेशनल एनालिसिस, पर्सनल एनालिसिस एंड सेल्फ एवेल्यूएशन, लुक फॉर योर ओन इम्प्रूवमेंट। अपना एनालिसिस खुद करें टीचर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सनल एनालिसिस है, सेल्फ एवेल्यूएशन है, ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट हो सके। ये इसके बेसिक पर्पसेस थे। पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च क्यों की जाती है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, वो देख लेते हैं क्या कुछ है। अब यहाँ देखो कि एक्शन रिसर्च डज नॉट कंसर्न इन बिल्डिंग थ्योरीज। इसका मतलब इसमें ना हरगिज़, जैसे बेसिक रिसर्च में था कि उसमें थ्योरीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने थ्योरीज को डेवलपमेंट करनी है। आपका फोकस किस चीज़ पे होता है, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम पे, कि जो मसला है उसका हल निकालना है, ठीक है। और इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम विद इन स्पेसिफिक टाइम, कि आपने देखा कि मेरे बच्चों में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या बच्चों की लर्निंग बेहतर नहीं हो रही, इस पॉइंट बच्चे तंग कर रहे हैं, तो मैंने विद इन 7 डेज़, विद इन 15 डेज़ मैंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, या बच्चों की में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। तो ये है जी एक्शन रिसर्च। इसमें कोई थ्योरी नहीं होगी, ये आपने अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। अब टीचर्स के लिए हेल्पफुल है ताकि उनकी टीचिंग मेथडोलॉजी है वो इम्प्रूव हो,
एंड टू पॉइंट आउट द डेफिशिएंसी एंड टू प्रूव दैम। उनकी प्रॉब्लम भी सामने आए, उनकी कहाँ कहाँ लैकिंग है, किस किस पॉइंट पे लैकिंग है, उस चीज़ों को आपने सॉर्ट आउट करना है। इसके बाद है गिव्स द टीचर्स अ सिस्टमेटिक वे। उनको एक सिस्टमेटिक अपने वे देना है ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें और फिर उसके अकॉर्डिंग उस पर एक्शन लेके उन तमाम बातों को, उन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करें। अब क्लासरूम इन्वायरमेंट को मोर कंड्यूसिव और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है। अच्छा, कंड्यूसिव का मतलब क्या है? मोर कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का माइनिंग क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ज़रा इसको बताएं यहाँ पर मुझे। ठीक है जी, आगे आ रहा है इट इम्प्रूव द वर्क कंडीशंस एंड बिल्ड कोऑपरेटिव एटीट्यूड अमंग टीचर्स। इसमें टीचर्स में भी कोऑपरेटिव एटीट्यूड होता है और जी वर्क कंडीशंस को बेहतर बनाता है। तो ये तमाम थी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? एक्शन रिसर्च की। और ये बात जो आगे आ रही है ना कि व्हाट इज़ नॉट इन एक्शन रिसर्च, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप ब्रेक लो, नमाज़ पढ़ लें, फिर उसके बाद जल्दी से वापस आ जाए नमाज़ पढ़ के। तो इस टाइम क्या हो गया? इस 7:27 है मेरे पास। तो आपने कब आना है वापस? 7:37 पे। ओके, चलें जी।